नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम लेंगे अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी जानकारी। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे को लेकर हैदराबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुनवाई को 30 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विकास चौबे। चलने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया। जी हां, ज्ञानवापी प्रकरण मामले में एएसआई सर्वे को लेकर लगातार 2 दिन से सुनवाई चल रही थी और आज जो है हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया और ऐसा माना जा रहा है कि 3 अगस्त को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि क्या वहां पे एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा। इसी बीच कुछ सेवक आए हैं जो कि उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, एएसआई सर्वे को लेकर क्या सोचते हैं आप? एएसआई जो भी सर्वेक्षण में जो भी रिजल्ट निकालेगा वो तो सर्वमान्य होगा ही होगा। और ये हिंदुओं का ही मंदिर है, भगवान महादेव जी का, और वो तो साक्षात होना ही है। और कितने उत्साहित है सर आप? मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ हो, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आए, और इसी के लिए हम विचार कर रहे हैं और तभी हम इस पूरे सपोर्ट के साथ क्या बोलते हैं इस मंदिर में आए हैं। लोग आप देखते हुए बन रहा है भारत माता की जय के नारा लगा रहे हैं। एक तरह से इनकी आस्था है जो कि इनको मानने पे एक तरह से मजबूर कर रही है। मान रहे हैं कि वहाँ पे जो है मंदिर है और मंदिर ही होना चाहिए। सर, आप क्या सोचते हैं? सर, आप कब तक हमारी आस्थाओं के साथ खेलते रहेंगे? पूरा समाज देखता है, पूरा दुनिया देख रही, पूरा विश्व देख रहा है मोदी जी के हर फैसले के प्रति, और मोदी जी के और योगी जी के हर फैसले। कोर्ट में है मामला, ये कोर्ट का मामला है सर। पर वो ये क्या बोलते हैं सर, आपको आपकी कौन सी जांच चल रही थी? आप क्या सोचते हैं सर? मैं भी ये हिंदू पक्ष में फैसला मानना चाहता हूँ। मैं ये बिल्कुल बिल्कुल देखिए, तो निश्चित तौर पर ही ऐसा इन लोगों का विश्वास है, शिव भक्तों का विश्वास है कि जो फैसला आएगा हिंदुओं के पक्ष में आएगा, क्योंकि लगातार ये मामला हाई प्रोफाइल बना हुआ है और इसको लेकर 2 दिनों से लगातार बहस चल रही थी। कल हमने देखा कि कैसे जो है आज दोपहर 3:30 बजे तक इस सर्वे पर रोक थी। हालांकि आज भी जो है सर्वे पर रोक लगाई गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 3 अगस्त तक एएसआई सर्वे पर रोक बरकरार रहेगी और 3 अगस्त को हाईकोर्ट वापस से अपना फैसला सुनाएगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा, एएसआई सर्वे होगा कि नहीं होगा। लगातार बहसबाजी का दौर रहा, लेकिन इस बीच अब 3 अगस्त का सबको इंतजार है कि उस दिन क्या होता है और क्या कुछ सामने आता है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया। सदन में मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष आज काले लिबास में सदन में पहुंचा। ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा। संसद के मानसून सत्र के 6ठे दिन भी आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और इसी बीच विपक्ष के तमाम लोगों ने काले लिबास पहनकर अपना विरोध, अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सीकर में तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन संसद में उनसे बयान की जो मांग की जा रही है उससे कहीं न कहीं कतराते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि विपक्ष लगातार एकजुट है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के बयान को लेकर भी तत्पर है। अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए हैं मणिपुर के मुद्दे पर। जिस तरह से भारतवर्ष में लगातार हो हल्ला मचा हुआ है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आकर बयान देना चाहिए, जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए। इस पर लगातार वार तकरार के बीच में आज 6ठे दिन भी संसद की कार्रवाई सिर्फ 6 मिनट तक चली और 6 मिनट के बाद संसद को पहले 12 बजे तक और उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कैमरामैन निकी के साथ मैं प्रियंका, इंडिया वॉइस के लिए। मणिपुर मुद्दे पर लगातार विपक्ष इंडिया लगातार सरकार को घेरने के में लगा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। कि इस वक्त सदन में गतिरोध काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। मुद्दा एक है मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आया है, जिसको विपक्ष ने बीते बुधवार को उन्होंने सदन के पटल पे रखने की कोशिश की और पेशकश किया। इसके लिए ओम बिरला ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम आपके लिए चर्चा के बाद एक वक्त देंगे, उस दिन आप सदन के पटल पे यह अविश्वास प्रस्ताव रखिएगा। लेकिन जानकारी जो ये निकल के सामने आ रही है कि इंडिया जो गठबंधन है उसके द्वारा ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस के द्वारा मेन फोकस हुआ है यह अविश्वास प्रस्ताव का, और ऐसे में बता दें कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पे रखा जाएगा। और ऐसे में पेशकश कर दी गई थी, क्योंकि 10 बजे से पहले आपको सुबह ये पेशकश करनी होती है, तो कांग्रेस के सांसद ने पेशकश कर दी थी। इसके बाद से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कुछ गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो नाराज चल रही है इससे, उनको नहीं अविश्वास प्रस्ताव चाहिए। अब इसका संकेत यही निकल के सामने आ रहा है। सत्ता पक्ष लगातार यही बात कह रही है कि अभी से जब गठबंधन हुए 20 से 30 दिन नहीं गुजरे, तब अभी से
ये आलोचना इंडिया के अंदर ही हो रही है, आगे चल के क्या रूपरेखा इनकी तैयार होगी, क्या रणनीति होगी? क्योंकि लगातार कई दिनों से सवाल उठाए जा रहे थे कि अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा है इनके, ये पार्टी किस तरीके से एक सामान्य एक लाइन में चलेगी, बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाने जा रही है कांग्रेस, उसके मद्देनजर देखिए ये अभी से ही ये वो जो बड़ा सवाल था वो सही होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अब क्या इंडिया जो पार्टी बनने वाली है, जो 2024 की तैयारी कर रही है, गठबंधन में आई है, क्या वो सही से आगे जा पाएगी? अगर नहीं जा पाएगी तो उनकी ये इंडिया जो है यहीं पे ध्वस्त हो जाएगा और 2024 की रणनीति सारी फेल हो जाए। क्योंकि बेहद जरूरी है, जब आप किसी लक्ष्य को लेकर चलते हो तो एकजुटता बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी इस वक्त एनडीए में देखने को मिल रहा है, ऐसा लगातार बीजेपी का कहना है। एनडीए के तमाम घटक दल एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया में अभी आलोचनाओं का दौर चल रहा है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव जब सदन के पटल पे रखा जाएगा तो क्या इंडिया की पार्टी से कुछ ऐसे सांसद अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में वोट करते हैं या नहीं करते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको अगर 2024 की तैयारी करनी है तो एकजुट होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे पर सियासत देखने को मिली। हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ दिल्ली में संसद सत्र के 6वें दिन भी लगातार जिस तरह से मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी है, तो वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से राजस्थान के सीकर पहुंचे हैं तब से राजस्थान में भी राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। मामला नया ये सामने आया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री ऑफिस से उन्हें स्पीच के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन उनकी 3 मिनट की स्पीच ही हटा गई। ऐसे में मजबूरी में उन्हें ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में स्वागत करना पड़ा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सफाई भी आई है कि पीएमओ ने अशोक गहलोत को न्योता भी भेजा था और साथ में उनकी स्पीच भी रखी है। कुल मिलाकर वार तकरार का मामला एक बार फिर से राजस्थान में भी शुरू हो चुका है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लूट की दुकान कहकर चुनावी रणनीति की शुरुआत भी कर दी है। बड़ा मामला यहाँ पर यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कांग्रेस के साथ ही साथ ईस्ट इंडिया मुद्दे को भी, पीएफआई के मुद्दे को भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सिर्फ नाम बदलकर इंडिया रख लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया में भी इंडिया था और पीएफआई में भी इंडिया था, इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं। अब देखना यह होगा कि राजनीति में ये जो तकरार छिड़ी है वो कितनी दूर तक जा पाती है। कैमरामैन निकी के साथ मैं प्रियंका, इंडिया वॉइस के लिए। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। हमारे सहयोगी नितिन चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने आज मणिपुर मामले को लेकर एक बार फिर से हमला बोला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ तौर पे कहा है कि मणिपुर मामले को लेकर उनसे कोई भी बहस करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मणिपुर मामले में जो है तमाम विपक्ष एकजुट होकर जो है सदन के अंदर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी मणिपुर मामले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर ये बातें कही हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पीएम मोदी ने मणिपुर को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला है। देश का एक प्रदेश जल रहा है तो देश के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहेंगे। आपको लगा होगा कि देश के पीएम हवाई जहाज से मणिपुर का दौरा करेंगे, कम से कम इम्फाल में ही जाकर लोगों से बात कर लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा है कि देश का पिछला कोई भी पीएम होता है, चाहे फिर भी कांग्रेस का ही क्यों नहीं हो, वह जाकर बैठ जाते हैं। मगर आप हैरानी होगी कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर के बारे में एक बार में बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने मणिपुर को कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए यह कुछ भी कर सकती है। सत्ता के लिए मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश का दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने आगे कहा है कि आपको दिल में देश प्रेम है, जब देश को चोट लगती है तो देश के किसी नागरिक को चोट लगती है तो आप दिल को भी चोट लगती है, आप उदास हो जाते हो। मगर भाजपा और आरएसएस के लोग को कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से कोई लेना देना नहीं है। जहां मणिपुर एक तरफ जल रहा है तो उस देश में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई जहाज से एक बार दौरा करते और जनता से मिलते, लेकिन उसके बाद आरएसएस पे भी उन्होंने निशाना साधा है। कहा है कि आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ सत्ता का लाभ है, सत्ता आखिरकार उन्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर यही देखा जाता है कि इस पर जो है राजनीति काफ़ी गर्माती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
बिहार के कटिहार में पुलिस की गोली से 2 युवकों की मौत हो गई। पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। कटिहार में जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो काफी दिल दहला देने वाली है। बता दें कि बिहार के कटिहार में गोलीबारी हुई है और जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई है, 3 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिजली की अनियमितीकरण को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे बिजली विभाग के दफ्तर के आगे और इस दौरान ये बड़ा हंगामेदार हुआ। बता दें कि पहले वो काफी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद से अचानक से वो हंगामा करने लगे। हंगामे के ठीक बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हवाई फायरिंग की गई और इस फायरिंग में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, एक जने की मौत तत्काल प्रभाव से वहीं हो गई है, दूसरे की मौत अस्पताल ले जाते हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है इस वक्त। लेकिन बता दें स्थिति इस वक्त कटिहार में काफी ज्यादा संवेदनशील है। लगातार विपक्ष हमलावर है। गिरिराज सिंह भी कई बातें कह रहे हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार में इस वक्त जंगल राज है, नीतीश कुमार को सरकार चलाने नहीं आ रही और इसी तरीके से अगर रहा तो सरकार उनकी जल्द चल नहीं पाएगी और यही कारण है कि घिसट के वो सरकार चला रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें वाकई में कटिहार से निकल के सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। किस तरीके से लोग वहाँ पे खून से लथपथ हुए पड़े हुए हैं, किसी का ध्यान नहीं है। वो सिर्फ अपनी मांगे ये मांग रहे थे कि जो आपने बिजली अनियमित यहाँ पे कर रखी है उसको नियमितीकरण कर दिया जाए, उसको रेगुलर बेस पे ले लिया जाए और बिजली विभाग के दफ्तर के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ा हादसा हो गया। लगातार बिहार में सरकार की आलोचना हो रही है, विपक्ष लगातार हमलावर है और यही बता दें कि सत्ता पक्ष शांति बनाए हुआ है। अब देखना होगा कि इस पूरे वाकये में नीतीश कुमार का क्या कुछ बयान निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। मैनपुरी पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचने के बाद सर्किट हाउस पहुंचकर जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मणिपुर और गुजरात और बिहार में हो रहे अत्याचारों पर निशाना साध का बताया है कि महिलाओं पर जमकर अत्याचार हो रहा है और किसी दल को वहां नहीं दिख रहा है। मणिपुर की घटना को लेकर लगातार हर राजनीतिक दल उसकी चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा को लेकर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 80 सीटों पर जीत दर्ज कराएंगे और जो विपक्षी दलों ने इंडिया नाम रखा है उस दल में जो भी नेता लोग जा रहे हैं, जितने संगठन के लोग जुड़ रहे हैं, सोच समझ कर जुड़ें, क्योंकि ऐसे दलों में कब नेता बाहर कर दिए जाएं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। दिनेश शर्मा आज मैनपुरी शहर में चल रही शिव पुराण कथा में शामिल होने के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। मैनपुरी पहुंचने के बाद सबसे पहले मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। बिजनौर में मणिपुर की घटना को लेकर सियासत तेज है। हमारे सहयोगी जहीर अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर अब जहां राजनीतिक दल मणिपुर सरकार के खिलाफ रोज कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मणिपुर सरकार को बर्खास्त किए जाने, दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो मणिपुर में घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपते हुए मणिपुर सरकार को जल्द बर्खास्त किए जाने की मांग की, साथ ही जो दोषी हैं उनको बिना किसी कार्रवाई के जल्द फांसी दिए जाने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता व महिला कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। आगरा में ड्रग विभाग ने छापेमारी की है। पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मनीष गर्ग। कारोबारों की बात करूं तो नकली दवाइयों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात कही जा रही है तो थाना ट्रांस सोमनाथ क्षेत्र की जब आज का ताज़ा मामला है तो वहां पर बताया जा रहा है कि नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया है। वहीं मैं बात करूं तो ड्रग विभाग ने सैंपल उठा लिए हैं, नमूने उठा लिए हैं और रिपोर्ट के लिए भेजा गया है लैब। अब आने वाले दिनों में जब लैब से रिपोर्ट आएगी उसके बाद मुकदमा दर्ज कराने की बात की है। लेकिन दवाइयाँ बिना बिल की थी तो एक बड़ी कार्रवाई ड्रग विभाग की करनी है। दवाइयाँ होती हैं अक्सर नकली दवाइयों के बिल नहीं होते। तो वहीं मैं बात करूं तो हॉकर्स पकड़ा गया था। हॉकर्स को पकड़ने के बाद हॉकर्स से पूछताछ की गई तो उसके निशानदेही पर ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं मैं बात करूं तो दुकान को सीज कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी आखिर और ऐसे कितने दुकानदार हैं जो नकली दवाइयाँ बेचते हैं, क्योंकि बिना बिल की जब दवाइयाँ आती हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नकली दवाइयाँ होती हैं। जो लोकल की फैक्ट्री, जो लोकल में जो लोग बाग बनाकर सेल आउट करते हैं, वहीं मैं बात करूं तो कहा जा सकता है कि आम जनता को कहीं ना कहीं एक बड़ा जहर
के रूप में ये दवाइयाँ परोसी जाती हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर अतुल उपाध्याय क्या कुछ कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। मैं मनीषगर, इंडिया वॉइस के लिए आगरा से। मॉनसून के दौरान उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड के लिए पूर्ण अनुमान जारी किया है, जिसमें नैनीताल और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट और साथ साथ जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, चंपावत हो, उधम सिंह नगर हो, इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके बाद जो नदियां और नाले हैं वो उफान पर नज़र आ रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ झारखंड के पास, जो ये नदी है जो मसूरी से होती हुई जो निचली क्षेत्रों में आती है। वैसे तो अगर बात की जाए, ये नदी गर्मियों के मौसम में सूखी भी रहती है, लेकिन जिस तरह से जैसे ही मानसून शुरू होता है तो ये भी धीरे धीरे उफान अपना पकड़ने लग जाती है। तो आप देख सकते हैं जो लहरें हैं काफ़ी तेज़ हैं यहाँ की। अब फिलहाल के लिए जो मौसम की बात की जाए तो देहरादून में काले बादल छाए हुए हैं और जगह जगह से ये सूचना आ रही है कि कई क्षेत्रों से कि जो बरसात वहाँ पर लगातार हो रही है। अभी भी की बात की जाए तो यहाँ हल्की हल्की बूंदे जो शावर है वो फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मौसम विभाग की बात की जाए तो आज के लिए कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट और बात की जाए कई क्षेत्रों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने ये भी कहा गया है कि 2 अगस्त तक कई क्षेत्रों में लगातार बरसात देखने को मिलेगी, जिसके बाद ये देखा जा सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं जो मैदानी क्षेत्र है, नदियों का जलस्तर बढ़ने से जो तटीय लोग हैं उनको दिक्कतें पड़ सकती है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। हरदोई में मामूली विवाद पर दबंगों ने बुजुर्ग को पीटा। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद से एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उसमें एक युवक एक बुजुर्ग के ऊपर फाड़ुआ लेकर और लाठी डंडे लेकर उसके ऊपर हमला करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने संज्ञान लिया। हालांकि उन लोगों के घर पर पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन जो युवक वीडियो में दिख रहा है वो मौके से फरार है। पुलिस लगातार उनको दबिश दे रही है। अब वो बुजुर्ग की हालत भी गंभीर है, जिनको फड़ुए से वार और लाठी डंडों से वार किया गया है। उनका जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। अब देखना ये होगा पुलिस कितनी जल्दी इस युवक को गिरफ्तार करती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। लखीमपुर खीरी में सीएससी गेट के सामने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। हमारे सहयोगी रामजी की ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी में इन दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक को 2 युवक लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में एक महिला खड़ी हुई है। उसी वीडियो के आधार पर जो लखीमपुर खीरी पुलिस है, वो पुलिस ने जिस वीडियो को जब पता लगाया तो वीडियो थाना खमरिया क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक को 2 युवक, एक महिला, उसको बाकायदा सड़क पे एक सीएससी है जो हॉस्पिटल की सीएससी कही जाती है, उसके सामने उसको मारा पीटा जा रहा है। वहीं युवक की हालत बहुत बेहद गंभीर हो जाती है। गंभीर स्थिति में उसको सीएससी खमरिया में भर्ती किया जाता है। भर्ती के दौरान उसकी हालत बिगड़ती है। उसको लखीमपुर खीरी के जो जिला हॉस्पिटल उसमें भर्ती कराया जाता है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जब युवक आता है तो उसकी मौत हो जाती है। वहीं जो थाना खमरिया पुलिस है उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 लोगों को 304 धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। 2 युवक और महिला के खिलाफ दर्ज किया गया है। वहीं मृतक युवक बताया जा रहा है कि ममेरा भाई है, जो कुछ 2022 में एक लड़की को भगाने के आरोप में आरोपी था। उसको इन लोगों ने एक रंजिश के तहत मारा पीटा गया है। वहीं युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस हर एक एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। कैमरामैन संयम सक्सेना से लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। मणिपुर की घटना को लेकर मैनपुरी में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन जताया। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। घटना होने के बाद से सभी राजनीतिक दल जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आपको बताते चले मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व सैनिकों ने देर शाम शहर में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया है। विरोध जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि वहां जो सैनिक रह रहे हैं उनके परिवारों पर भी लगातार अत्याचार हो रहे हैं। विपक्ष की सरकार है वहां पर और सरकार बिल्कुल भी वहां पर ध्यान नहीं दे रही है। पूर्ण रूप से विफल सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी पूर्व सैनिकों ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित रही हैं उस राज्य में सरकार चलाना बहुत ही शर्मनाक है और महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर
सभी पूर्व सैनिकों ने मौन जुलूस निकालकर उनके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने जाने की मांग की है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस कुमार। सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हमारे सहयोगी राकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज बेवा सीएससी का मामला है, जो कि बिल्डिंग का जो है शटरिंग गिरने की वजह से लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें जो है बस्ती के लिए रेफ़र किया गया है। उनको जो हालत बहुत सीरियस बताई जा रही थी, तो उनको बस्ती के लिए रेफ़र कर दिया गया। लगभग 2 दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं। अब इस तरह का मामला, जबकि सरकारी बिल्डिंगों में इस तरह का मामला, घोटाले का मामला जब संज्ञान में आता है कि अभी बनी रहा है नवनिर्मित, जो फिर भी वो ढह गया इस तरह से शटरिंग गिरने से लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो जाते हैं। तो इसमें अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिलीभगत इसमें समझी जा सकती है। लेकिन अब जांच का विषय यह है कि अब जांच कैसे होती है और जांच के करके इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन धरातल पे ये दिखता नहीं है। कार्रवाई के नाम पे आश्वासन मिलती है लोगों को, लेकिन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होता है। अब इस तरह से बिल्डिंग बना दी गई, सीएससी का मामला होगी, जबकि सरकारी अस्पताल का मामला है। अब इस तरह से मामले अगर रहेंगे तो उसमें मरीजों का क्या हालात होगा, ये तो सोचने का विषय है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। यूपी सरकार में माफिया, योगी सरकार का हंटर जारी है, जिसके चलते लगातार माफी सरेंडर कर रहे हैं। हमारी संवाददाता बता रहे हैं पूरी जानकारी। योगी सरकार का माफियाओं पे लगातार हंटर जारी है। उसी क्रम में सीतापुर में गैंगस्टर और माफिया मुजीब अहमद और उसके भाई छन्नू ने कल पुलिस के दबाव में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि जो सीतापुर पुलिस है लगातार मुजीब अहमद पे कार्रवाई कर रही थी और लगभग अभी तक जो है लगभग 100 करोड़ से अधिक की उसकी संपत्ति भी पुलिस जब्त कर चुकी है और लगातार पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई कर रही थी। पुलिस जो मुजीब अहमद है उस पर लगभग 25 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, जिनको लेकर लगातार पुलिस सतत पैरवी कर रही थी और हर मामले में वो अपने गवाह पेश कर रही थी न्यायालय में। उसी क्रम में जो मुजीब अहमद था वो गैंगस्टर के मामले में वांछित भी चल रहा था और फरार था। पुलिस ने उस पर दबाव बनाया और जब दबाव बनाया तो उस दबाव में मजबूर होकर माफिया मुजीब अहमद और उसके भाई छन्नू ने कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया और वहां से पुलिस ने उसे जेल में भेज दिया है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहित मिश्रा। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।